हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम बेसिक टर्म्स which are used in the genetics, and we have also discussed about the contribution of some scientists in these principles of inheritance and variation. So today we are going to discuss in this lecture about the work of Mendel, the great scientist who is, you can say, father of genetics. तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जेनेटिक्स है क्या एक्चुअल में? व्हाट इज जेनेटिक्स इज? देखिए बच्चों, जो जेनेटिक्स है, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variation. कि जो भी वेरिएशंस हैं उनकी स्टडी और जो हेरिडिटी, जो इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। और बच्चों याद रखना, जो जेनेटिक्स है, दिस टर्म वाज गिवन बाय बैटसन. इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ कम, देयर आर थ्री मेन ब्रांचेज ऑफ द जेनेटिक्स. देयर आर थ्री मेन branches of genetics. इसकी तीन ब्रांचेज हैं. कौन कौन सी हैं? पहली ब्रांच है बच्चों ट्रांसमिशन जेनेटिक्स. कौन सी है? फर्स्ट, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स. नाम से ही पता लग रहा है कि वो जेनेटिक्स जो डील करती है, ठीक है ना, जो जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है बच्चों, एंड इट इज़, यू कैन से, डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. सारा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है वो इसी ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है. और यू कैन से इट कम्स अंडर दिस ट्रांसमिशन genetics, also called classical or Mendelian genetics, also called classical or Mendelian genetics, इसको ये भी कहते हैं. और है क्या चीज़ ये? इट डील्स विद द It deals with the study of transmission. क्या करता है? Deals with the study of transmission of genes. Study of transmission of genes. कहाँ से कहाँ जाते हैं? One generation to next. जनरेशन टू नेक्स्ट. इसकी स्टडी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. और इस चैप्टर में बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम यही ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसी को हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं सेकंड जेनेटिक्स की, जो ब्रांच है जिसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. अब देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी की जाए, दैट मीन्स कि जीन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. कि जो जीन लेवल पे काम कर रहा है और जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमें बता रहा है एट मॉलिक्यूलर लेवल. दैट स्टडी इज कॉल्ड
molecular genetics. Or you can say, you can write down the definition. It deals with the structure and function. It deals with the structure and function of genes at molecular level. At molecular लेवल, उसको हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर जेनेटिक्स कहते हैं. एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जो हमारा सेकंड चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स, थर्ड वन. पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ये एक ऐसा जेनेटिक्स है विच डील्स विद द, यू कैन से, एप्लीकेशन ऑफ द मेंडल्स लॉ एंड यू कैन से अदर प्रिंसिपल्स. कि जो मेंडल ने लॉज दी थी, जो मेंडल ने हमें लॉज दी हैं, और जो अदर प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम कहते हैं. तो इसको कहते हैं, इट डील्स विद द, यू कैन से, एप्लीकेशन ऑफ, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ किसका, मेंडल लॉज, एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉज एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड अदर प्रिंसिपल्स. कि जो और भी लोगों ने प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है ना, टू जेनेटिक्स, टू ऑफ जेनेटिक्स, टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मीन्स यहाँ पर इसमें हम एप्लीकेशन देखते हैं कि जो लॉज हमें दी गई है. तो दीज आर द थ्री ब्रांचेज ऑफ द, यू कैन से, जेनेटिक्स एंड you can say transmission genetics, molecular genetics and population genetics. Now today we will focus on this transmission genetics which is also called Mendelian genetics. तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में ही पढ़ते हैं कि मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने किस तरह से इन लॉज को फॉर्मुलेट किया, उसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. तो आज शुरू करते हैं. ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताएंगे, उसके एक्सपेरिमेंट प्लांट के बारे में बताएंगे, और इतना कुछ करने के बाद भी उसका जो वर्क है, इट हैज़ नॉट गॉट एनी रिकॉग्निशन एट दैट टाइम, बट आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, ठीक है ना, ही वाज, यू कैन से, अवार्डेड विद द डेजिग्नेशन द फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ द, यू कैन से, बेसिस ऑफ द टूडेज जेनेटिक्स एट प्रेजेंट वी आर डूइंग और स्टडिंग. ठीक है ना. तो लेट स्टार्ट विद द जी.जे. मेंडल. जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल. ही वॉज बोर्न इन 1822. तो इसलिए हम लिखते हैं इसको 1822 टू 1884. ठीक है ना. मेंडल वॉज born in 1822. ठीक है बच्चों. एंड इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. हम इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. ठीक है बच्चों. और फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको यूं ही नहीं कह दिया, बिकॉज he was the first to demonstrate the mechanism of transmission. He was the first to demonstrate the
मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। ये पहला आदमी था जिसने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन को स्टडी किया ऑफ कैरेक्टर्स। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ठीक है बच्चों, तो ये पहला एक ऐसा इंसान था जिसने फर्स्ट टाइम डिमोस्ट्रेट किया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन को, कि किस तरह से करैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ही आल्सो गेव द प्रिंसिपल्स और यू कैन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ही आल्सो गेव प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसी की लॉज आज हम फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस की, विच कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ द विच constitute the foundation of present genetics। कि आज का जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो जेनेटिक डिस्कवरीज हो रही हैं, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द मेंडल, और यू कैन से लॉज गिवन बाय द मेंडल। एंड ही कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या करता था? वो हाइब्रिडाइजेशन करता था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी प्लांट। क्या काम करता था वो? ही कैरिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन garden pea। The scientific name is Pisum sativum। ये इसका एक्सपेरिमेंट प्लांट था उस टाइम में, जिसके ऊपर ये हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करता था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि टू डिफरेंट वैरायटीज ली पी प्लांट की और उनको क्रॉस किया। ठीक है ना। एंड इनिशियली ही टुक 34 पेयर्स ऑफ प्लांट वैरायटीज। इनिशियली he took 34 pairs of varieties of plants। देखो 34 पेयर उसने पहले सेलेक्ट किए, ठीक है ना। देन उनको 22 कर दिया, देन 22 एंड फाइनली उसने चूज किया सिर्फ 7 को। कितने लिए उसने? एंड फाइनली वर्कड विद ओनली विद ओनली 7 पेयर ऑफ वैराइटीज, 7 पेयर्स ऑफ वैराइटीज। इसके ऊपर उसने काम किया, सिर्फ 7 के ऊपर। इसलिए हम 7 कैरेक्टर्स देखते हैं। पहले 34 सेलेक्ट किए, उसके बाद रिड्यूस किए, 22 पेयर कर दिए, और फिर लास्ट में इन 7 पेयर ऑफ वैराइटीज़ के ऊपर उसने काम अपना सारा किया। ठीक है ना। एंड ऑल द सिलेक्टेड वैराइटीज़ वर प्योर लाइन्स और यू कैन से ट्रू ब्रीडिंग। बाई चांस उसको मिल गया कि जितनी भी वैराइटीज़ उसने चूज की वो सारी की सारी क्या थी? ट्रू ब्रीड थी, प्योर लाइन्स थी, ट्रू ब्रीडिंग थी। ऑल द वैराइटीज़, ठीक है बच्चों, सिलेक्टेड, ऑल द वैराइटीज selected by him are pure lines और ट्रू ब्रीडिंग। ये बाय चांस था, लक था उसका, तभी उसको सारे रिजल्ट पॉजिटिव मिले जो वो चाहता था। ठीक है ना। हिज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैंपल साइज, उसका जो
सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था। हिज एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैंपल साइज। और बच्चों जब आपको पता है लार्ज सैंपल साइज होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अराउंड अबाउट यू कैन से 10,000 पी प्लांट ही हैज स्टडीज, सम 10,000 प्लांट्स। मायने रखता है बच्चों, कहना आसान है 10,000 प्लांट्स, पर मायने रखता है। 10,000 पी प्लांट कर लो, पी प्लांट। इतने प्लांट्स का तो डाटा कलेक्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसका क्या बेनिफिट मिला? दिस गिव्स द यू कैन से ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। दिस गिव्स द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। और एक और मज़ेदार काम जो वो करता था, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उस टाइम में एक बायोलॉजी का अध्यापक और यू कैन से एक बायोलॉजी का रिसर्चर वो मैथमेटिकल लॉजिक लगा के और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, तो उस टाइम में तो बच्चों फिर उसको पागल ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ He was the first to use statistical analysis and mathematical logic. Statistical analysis and mathematical लॉजिक, ठीक है ना। मैथमेटिक लॉजिकल उसने लगाए इन यू कैन से सॉल्विंग प्रॉब्लम, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। ये एक नई चीज़ ही थी उस टाइम में, इसलिए लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, ठीक है ना। बायोलॉजी में मैथमेटिक लॉजिक लगा के समझाना उस टाइम में एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेंडल ने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस की, जनरल फॉर्मुलेशंस की, ठीक है ना, और उनको फिर लॉज में कन्वर्ट किया, विच वर रीड आउट एट 2 मीटिंग्स। उसने रीड आउट भी किया, उसने फॉर्मुलेशन किया, जनरलाइजेशन किया, उसके बाद उसने पेपर प्रेजेंट किया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जो ब्रुन के अंदर है, वहाँ पर उसने इस पेपर को 2 बार रीड किया मीटिंग्स में, ठीक है ना। और फिर उस पेपर को उसने पब्लिश भी किया, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने उसको एनुअल प्रोसीडिंग में जो ब्रन के अंदर थी नेचुरल साइंस हिस्ट्री सोसाइटी, उसको उसने पब्लिश भी किया, ठीक है ना। काम बड़ा अच्छा था मेंडल का, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द फॉर्मुलेशंस और यू कैन से ही फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशंस। नेक्स्ट, ही फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशंस। उसने उनको फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशंस विच वर रीड आउट, विच वर रीड आउट, जिनको पढ़ा गया कंटिन्यूअस इन 2 मीटिंग्स में, ठीक है ना। एट 2 मीटिंग्स ऑफ, एट 2 मीटिंग्स ऑफ। मीटिंग किसकी थी वहाँ पे? जो वहाँ पर यू कैन से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी होती थी उस टाइम में, मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन इन 1865।
1865 में 2 मीटिंग्स में उसने लगातार अपने फॉर्मुलेशंस को पढ़ा, जनरलाइजेशंस को पढ़ा, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपनी फाइंडिंग्स को रखा, ठीक है ना, जैसे आज भी लोग रखते हैं। जब भी कोई फाइंडिंग्स होती हैं एक अच्छी मैगजीन में उसको छापा जाता है। लेकिन हिज पेपर का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसे यू कैन से उसमें पब्लिश हो गया एनुअल प्रोसीडिंग में। वाज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग्स की एनुअल प्रोसीडिंग जो हर साल निकलती थी ऑफ ब्रन और ब्रन की क्या थी वो? नेचुरल साइंस सोसाइटी। नेचुरल साइंस सोसाइटी में उसमें ये छपा था, ठीक है ना, इन 1866। जैसे पेपर प्रेजेंट किया 1865 में और वो पेपर पब्लिश किया गया किसके अंदर? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी के अंदर इन 1866। यहाँ उसने इस पेपर को अपने पब्लिश किया। एंड मेंडल डाइड इन 1884 और वो मर गया। मेंडल वाज डाइड इन 1884। 1884 में उसकी डेथ हो गई विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन। विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन। उसके वर्क को देखा ही नहीं गया, उसको रिकॉग्निशन मिली ही नहीं, ठीक है ना, विदाउट रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि उसका जितना काम उसने किया 1866 से लेके वो काम कवर्ड रह गया, किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है ना। अब कुछ तो कारण रहे होंगे कि उसका जो काम था वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया। वाई द वर्क ऑफ मेंडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर्स, और यू कैन से वाई द मेंडल वर्क्स हाइड अबाउट 34 ईयर्स। वो छुपा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीन्स नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क फॉर अबाउट 34 ईयर्स। उसके क्या रीजंस थे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब वो देखते हैं कि उसका काम, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन वो कारण अब जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर दोज रीजंस, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट करते हैं अब नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क फॉर अबाउट 34 ईयर्स। मायने रखता है बच्चों 34 ईयर्स, ठीक है ना। उसके मरने के बाद 16 साल कह लो, और जब से उसने उसको 1866 में पब्लिश किया था तब से लेकर वो 34 ईयर्स बन जाता है। सबसे पहली बात, इसका कारण क्या था? देखिए, जिस प्रोसीडिंग्स में, एनुअल प्रोसीडिंग्स में उसका ये वर्क छपा था, ठीक है ना, उसका लिमिटेड सर्कुलेशन था, और लिमिटेड सर्कुलेशन होने की वजह से वो कम लोगों तक गया, और जिन तक गया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इट इज बिकॉज नंबर 1, limited circulation of
एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। ऑफ ब्रन, ब्रन भी आएगा, ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी की इसकी लिमिटेड सर्कुलेशन थी, ठीक है ना, इन विच इट वाज पब्लिश्ड, इन विच इट वाज पब्लिश्ड, कि जिसमें उसको पब्लिश किया गया था, ठीक है बच्चों। सेकंड काज, ही कुड नॉट कन्विंस हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी कन्विंस नहीं कर पाया था, ही कुड नॉट कन्विंस हिमसेल्फ अबाउट, कि जो उसने फाइंडिंग की थी, ठीक है ना, अबाउट हिज यू कैन से कंक्लूजन, वो अपने कंक्लूजन से खुद भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, कन्विंस ही नहीं कर पाया था अबाउट हिज कंक्लूजन, अबाउट हिज कंक्लूजन, कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किए उनका जो कंक्लूजन था उसको वो कन्विंस ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। बीइंग यूनिवर्सल, बीइंग यूनिवर्सल, वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि जो लॉज उसने दी हैं दे आर यूनिवर्सल, सिंस मेंडल फेल्ड, सिंस मेंडल फेल्ड, ठीक है ना, टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स, फेल्ड टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट, कि वही जैसे उसने तो गार्डन पी पे काम किया गया था, एक साइंटिस्ट है नेगाली, उसने सजेस्ट किया कि आपने जो काम किया है वो एक हॉक वीड होती है, हॉक वीड, कहते इस प्लांट पे भी यही सेम कंक्लूजन ला के देखा हो, एंड ही वाज फेल्ड एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि जो प्लांट उसको दिया गया वो प्योर ब्रीड नहीं था, वो प्योर लाइन्स नहीं था, इसलिए उसको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले जो उसको पी प्लांट के अंदर मिले, क्योंकि वो तो ट्रू ब्रीड थे, ठीक है ना, प्योर ट्रू ब्रीडिंग थे और यू कैन से प्योर लाइन्स के प्लांट्स थे। तो दैट्स वाई सिंस मेंडल फेल्ड टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट ऑन हॉकवीड, ऑन हॉकवीड, एक प्लांट है हॉकवीड जिसको कहते हैं बच्चों हेरेसियम, क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं इंग्लिश में हेरेसियम, या इसको हॉकवीड के नाम से जानते हैं। अंडरटेकन ऑन द सजेशन ऑफ, अंडरटेकन ऑन द सजेशन ऑफ एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है नेगाली। नेगाली ने इसको सजेस्ट किया कि आप यही रिजल्ट जो आपने गार्डन पी पे लिया है तो वो इस प्लांट के ऊपर भी करके दिखाए। एंड इट वाज, ऐसा क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों फेल हो गया? बिकॉज इट वाज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, इट वाज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइंस, कि इस प्लांट के अंदर प्योर लाइंस नहीं थी, इसलिए मेंडल वहां पर उस बात को प्रूव करने में फेल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो कारण बना यहां पे, मेंडल का वर्क का उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क। नेक्स्ट रीजन इज थर्ड रीजन है लैक ऑफ, यू कैन से एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी, लैक ऑफ aggressiveness in his personality। देखो बच्चों, पर्सनैलिटी हमारी, एग्रेशन हमारे अंदर होना चाहिए, कि जो साइंटिस्ट होता है अगर उसके अंदर एग्रेशन ही नहीं है तो उसकी बात कौन मानेगा, कि इतना एग्रेशन तो होना चाहिए कि जो हमने फाइंडिंग्स की है कि हम दूसरे को प्रूव कर दें कि हाँ भाई ऐसे ही होता है, वो एग्रेसिवनेस उसकी पर्सनैलिटी में
नहीं था। और नेक्स्ट, उस टाइम में बच्चों ये याद रखना, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उस टाइम लोगों के दिमाग पे यही चढ़ा हुआ था, उसके सब लोगों की जुबान पे डार्विन डार्विन था। क्यों? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उसने दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे बनता है 1859 में। तो सब लोगों को सिर्फ उस टाइम में डार्विन डार्विन की थ्योरीज ही नजर आ रही थी, इसलिए इसका काम किसी ने देखा ही नहीं। द साइंटिफिक वर्ल्ड वाज बीइंग रोक्ड, कि खोया हुआ था, रोक्ड किसके? एट दैट टाइम क्या हुआ था कि जो डार्विन थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, टाइम बाय डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसमें इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा था लोगों की, हाँ नई स्पीसीज कैसे बन रही है, डार्विन ने खोज दिया कि हाँ ऐसे बन रही है 1859 में। तो इसलिए जो मेंडल का वर्क था वो हिडन रह गया, इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। नेक्स्ट आता है मेंडल कंसेप्ट ऑफ स्टेबल। मेंडल ने कहा था कि जो हम डिस्क्रीट यूनिट की बात करते हैं, जो स्टेबल यूनिट की बात करते हैं, जो कभी ब्लेंड नहीं होती, ठीक है ना, और वो कहते हैं कि जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाती है, उसको किसी ने उस टाइम में एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसी कोई डिस्क्रीट स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट होती है, उसको किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग, ठीक है ना, अनब्लेंडिंग कि जो फैक्टर है वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते, डिस्क्रीट यूनिट और फैक्टर फैक्टर्स फॉर वेरियस ट्रेड्स did not find acceptance। किसी ने स्वीकारा ही नहीं इस बात को, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया मेंडल की इस बात को, कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रॉम द अदर साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, फ्रॉम द अदर साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, उसके साथ के जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि बेटे उसने बात ही उस टाइम में ऐसी कर दी थी, क्योंकि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत एडवांस बात उसने कह दी थी। क्योंकि जो बात उसने 1865 में कही वो 1901 के बाद डिस्कवर हुई, यानी कि उसने बहुत आगे की बात कह दी थी। उसका जो कंक्लूजन था हेरिडिटी का वो अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है ना, वो बहुत अगली बात उसने वहां पर कह दी थी। तो इसका एक कारण ये भी था वहां पे, ठीक है ना। मेंडल कंक्लूजन अबाउट हेरिडिटी, कि उसने हेरिडिटी के लिए जो कंक्लूजन दिया वर अहेड ऑफ हिज टाइम, हेरिडिटी वर अहेड ऑफ हिज टाइम, उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत आगे की बात उसने वहां पर कह दी थी। एंड ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड, ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैथमेटिकल लॉजिक उसने इस्तेमाल किया, एंड मैथमेटिकल लॉजिक उसने इस्तेमाल किया
विच वर अनफैमिलियर, विच वर अनफैमिलियर। अनफैमिलियर इसलिए था कि एक बायोलॉजी का साइंटिस्ट या बायोलॉजी का स्कॉलर वो मैथ लगा रहा है, वो स्टैट लगा रहा है, ठीक है ना, इसलिए किसी को विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अदर अनफैमिलियर था वो, ठीक है ना, टू अदर बायोलॉजिस्ट, टू अदर बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। हम ऐसा कह सकते हैं कि मेंडल का जो विजन था उस टाइम के लोगों से बहुत एडवांस उसने सोचा था, इसलिए जो बात उसने 1865 में सोची वो जाके रिडिस्कवर कब हुई, 1901 के बाद डिस्कवर हुई, कि कितने साल, 34 साल बाद वो काम दोबारा से ज्यों का तो पाया गया, उसका काम दोबारा से रिडिस्कवर किया गया, ठीक है ना। और लास्ट कारण हमारे पास है यहां पे, देयर वाज नो फिजिकल प्रूफ, देयर वाज नो फिजिकल प्रूफ। किस चीज का प्रूफ? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, कि जो मेंडल ने बात कही थी कि देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। अब वो उस फैक्टर को दिखाए कैसे लोगों को? ये फैक्टर होता है कि ये ट्रेड्स को एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स में लेके जाता है, तो उसको कोई फिजिकल एविडेंस उसके पास नहीं था, बिकॉज एट हिज टाइम माइक्रोस्कोप वाज नॉट डिस्कवर्ड। माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द 1900, देन हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, और जब वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने वर्क किया, उन्होंने देखा कि जो मेंडल फैक्टर की बात करता था वो तो जीन है, कि जीन पेयर में मिल रहा है, और वो जीन क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में लेके जा रहा है। एंड these 3 scientists, they have given full credit to the Mendel that it was already discovered in 1865 by Mr. Mendel. Then he was awarded the father of biology. तब उसको फादर ऑफ बायोलॉजी का वहां पर तमगा दिया गया मेंडल को। एंड यू कैन से थैंक्स टू दीज 3 साइंटिस्ट हु इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मिस्टर मेंडल। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क। लास्ट टॉपिक है बच्चों इस लेक्चर का, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। जो मेंडल का वर्क है वो रीडिस्कवर किया गया। इट वाज इन 1900, इट वाज इन 1900 that 3 scientists independently rediscovered उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया, हेरिडिटी ऑलरेडी वर्कड आउट, वो ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका था बाय मेंडल। इन तीनों साइंटिस्ट ने काम किया किसके ऊपर, जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी
ऑलरेडी डिस्कवर किए जा चुके थे मेंडल के द्वारा, उसके ऊपर दोबारा से काम किया गया। एंड दे वर, कौन कौन थे? हुगो डी व्राइस, एक साइंटिस्ट तो ये था हुगो डी व्राइस, जो कहां से बिलोंग करता था? पोलैंड से, डी व्राइस ऑफ पोलैंड। दूसरा साइंटिस्ट कार्ल कोरेनॉफ, जर्मनी, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी। और तीसरा साइंटिस्ट है टी शर्मेक, पूरा नाम है इसका एरिक वॉन टी शर्मेक, एंड एरिक वॉन टी शेरमक, ये इसका नाम था, एरिक वॉन टी शर्मेक। आगे भी है इसका नाम, उसको बोलते हैं शेनशेग। ये इसका पूरा नाम है शेनशेग, ठीक है ना साइंटिस्ट। ये तीन साइंटिस्ट हैं, हुगो डी व्राइस हॉलैंड से, कार्ल कोरेन जर्मनी से, एरिक वॉन टी शर्मेक और शेनशेग फ्रॉम ऑस्ट्रिया। कहाँ से था ये? फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये तीन साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने मेंडल का पूरा काम रीडिस्कवर किया, ठीक है ना। एंड बेटसन पुनेट, बेटसन पुनेट, इन्होंने भी क्या किया? एंड अदर साइंटिस्ट फाउंड, एंड अदर साइंटिस्ट फाउंड, क्या मिला इनको? इन्होंने देखा कि जो मेंडल की डिस्कवरीज थी वो सिर्फ प्लांट पर ही लागू नहीं होती, वो एनिमल्स पर भी जो कि तो लागू होती हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब एक इंसान ने मतलब 34-35 साल पहले उस बात को कहा, और जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उसके बाद इन साइंटिस्ट ने वर्क किया और पाया कि उस टाइम में मेंडल ने ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी थी, लेकिन उस टाइम में किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है बच्चों। दैट बेटसन पुनेट एंड अदर साइंटिस्ट फाउंड दैट मेंडल वर्क आल्सो, फाउंड दैट मेंडल वर्क was applicable to animal also। तो इस तरह से बच्चों आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, और यू कैन से आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, आफ्टर यू कैन से 16 ईयर, उसके मरने के 16 साल बाद, और यू कैन से जब उसने वो पेपर पब्लिश किया था 1865 में, और अब काम डिस्कवर हुआ किस में जाके? 1900 में जाके। इसका मतलब 34 इयर्स इस बात को प्रूव करने में लगे कि मेंडल सही था। एंड आफ्टर द वर्क वाज रीडिस्कवर्ड ही वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया। And these three scientists have got Nobel Prize for the rediscover the work of the Mendel. They got the Nobel Prize for this because they rediscovered the whole work of the Mendel, and they represented the new view in the form of, जो फैक्टर नाम लिया था उसको जीन्स का नाम इन्होंने दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो मेंडल का वर्क है वो रिडिस्कवर किया गया। आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है मेंडल का, उसमें हम पढ़ेंगे कि मेंडल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट करता था वो कैसे करता था, किस तरह से करता था, कैलकुलेशन कैसे करता था, किस तरह से उसको पता लगता था कि कोई फैक्टर है वो कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो बच्चों अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।